हरियाणा के अंदर बीजेपी की पूर्ण बहुमत के सरकार आने के बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और तमाम वो नेता जो जिम्मेवार थे कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, और आखिरकार सत्ता की दहलीज पर आकर के कांग्रेस क्यों बिखर गई, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप चौरान जी। सर, सभी को लगता था सत्ता की दहलीज पे कांग्रेस पहुंच चुकी है, बस एंट्री बाकी है, और क्या हुआ ऐसा उस दरवाजे पे आकर के कि एकदम से कांग्रेस बिखर गई और बीजेपी पूर्ण बहुमत से, क्योंकि इतनी उम्मीद लोगों को नहीं थी, पिछली बार जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा सीटें भी आ जाएंगी। देखिए, सिंपल सी बात है कि कांग्रेस का जो मैनेजमेंट था, चाहे कैंडिडेटों का सिलेक्शन था, चाहे वो चुनाव कैंपेन की मैनेजमेंट का सवाल था, चाहे दूसरे ग्रुपों के नेताओं के साथ एडजस्टमेंट का था, और चाहे प्रदेश के मुद्दों को सही तरीके से समझने का था, इन पांचों ही पैमानों के ऊपर जो है वो कांग्रेस फेल रही है। और बीजेपी ने प्रदेश की नब्ज को पहचानते हुए उन्हें कैंडिडेट उसके हिसाब से दिए, उसने एक एक सीट के ऊपर प्रचारकों को जाति के हिसाब से बुलाया, इसलिए बिना खर्ची बिना पर्ची के नाम पर युवाओं को कॉन्फिडेंस में लिया। तो यही वजह है कि बीजेपी ने भी गलतियाँ की, बीजेपी ने 30 से 32 टिकटें गलत बांटी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी ने सरकार बनाई है तो उसका कारण सिर्फ जो कांग्रेस की जो है मिसमैनेजमेंट है। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का जो अहंकार था, जो और कॉन्फिडेंस था, उन्होंने मिलकर ही जो है कांग्रेस का बंटाधार करने का काम किया। कारण नंबर एक बड़ा मानेंगे या फिर ये मानेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो पहली कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती चली गई? देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई है, अगर सरकार का गोल्डन चांस खोया है, तो उसमें एकमात्र और 100% वो सिर्फ जो है हुड्डा फैमिली ही जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी मैनेजमेंट, पूरी की पूरी पावर, पूरा सिस्टम बिना सीएम घोषित किए हुए वो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को दे रखा था, क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पर सबसे ज़्यादा सभाएं हुई हैं दीपेंद्र हुड्डा की, और जो है सबसे बड़ा चेहरा थे भूपेंद्र हुड्डा। तीसरा ऐसा कोई चेहरा नहीं था प्रदेश में, ना तो कोई ब्राह्मण नेता था, ना कोई पंजाबी नेता था, ना कोई एससी नेता था, क्योंकि कुमारी शैलजा सबसे बड़ी जो एससी नेता थी उनको भी नाराज कर दिया गया। वो जो है राहुल गांधी के मनाने के बावजूद वो जो है इनके साथ में दोबारा नहीं आई, तो उसका गलत मैसेज गया। भूपेंद्र हुड्डा ने सबसे पहली जो बड़ी गलती की वो थी सेटिंग गेटिंग का फार्मूला, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मेरे नाम से सारे भी एमएलए बन जाएंगे, मेरे नाम की आंधी चल रही है, बीजेपी के खिलाफ की हवा है, जनता में नाराजगी है, तो मैं जिसको भी टिकट दूंगा वो एमएलए बन जाएगा। लेकिन उनकी वो सोच गलत थी। उनको ये सोचना चाहिए था कि कांग्रेस के अंदर जो है 30 में से जो है 15 एमएलए ऐसे थे जो 2, 3, 4 बार से लगातार टिकटें ले रहे थे, विधायक बन रहे थे, तो लोग उनसे जो है देसी भाषा में कहते हैं छिक गए थे, जो तो छिक गए थे, उब गए थे, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई नयापन नहीं था, और वो जनता चाहती थी उनको बदला जाए, इन लोग कांग्रेस के जो नेता चाहते थे उनको बदला जाए, कांग्रेस के वर्कर चाहते थे उनको बदला जाए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने सबकी जो है भावना को इग्नोर करते हुए उन्हीं कैंडिडेटों को थोपने का काम किया, और यही वजह है कि कांग्रेस के जो है 15 एमएलए चुनाव हार गए। अगर ये 15 की जगह अगर नए चेहरे होते तो गारंटेड बात है 15 में से कम 10 से 12 जो है एमएलए जरूर बनते। अगर 10 भी एमएलए बन जाते तो आज 37 है, तो संख्या 47 आ जाती, यानी कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन जाती। भूपेंद्र हुड्डा ने दूसरी गलती है कि उन्होंने कुमारी शैलजा को हाशिए पर डाल दिया। अब सबसे बड़ी नेता हैं, अगर आप उनको जो है उकराना की सीट नहीं दोगे, अब उनको आप नारनौंद की सीट, जहाँ पर 10,000 लोगों के सामने उन्होंने जो है सिर पे हाथ रखा डॉक्टर राजेश चौधरी के कि भाई जो है ये आपके प्रत्याशी हैं और इनको जिताने का काम आपका है। इतने बड़ी नेता हैं, वो 1000 लोगों के सामने कंधे पर हाथ रख रही है कि ये आपके नेता है, ये मेरे प्रत्याशी, इनको जितवाना है। उसके बावजूद भी अगर भूपेंद्र टिकट नहीं देते हैं तो इसका मीनिंग क्या था कि दलितों में मैसेज चलेगा कि भूपेंद्र हुड्डा अशोक तंवर के बाद अब कुमारी शैलजा को ख़त्म करना चाहते हैं। और यही वजह है कि ऐसी वोटरों ने लोकसभा चुनाव में जहाँ कांग्रेस की फुल सपोर्ट की थी, अब विधानसभा चुनाव में वो पलटी मार गए और लगभग 70% जो है उन्होंने खिलाफत में वोट दिए, जिसकी वजह से कांग्रेस का पूरा जो है वोट बैंक का समीकरण गड़बड़ा गया। भूपेंद्र हुड्डा ने फिर अगली जो गलती की वो गलती ये की कि उसने जो दावेदार थे टिकटों के, जो बागी हो गए, उनको मनाने के लिए सीरियस एफर्ट्स नहीं किए। 15 सीटों के ऊपर जो है कांग्रेस के जो समीकरण थे, वो समीकरणों में जो बागी प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनके जो वोट हैं वो कांग्रेस और जीत के बीच से ज़्यादा थे,
यानी भूपेंद्र हुड्डा अगर उनको बिठा देते तो कांग्रेस जो है उस कंडीशन में 10 से 12 सीट और जीत सकती थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने सोचा कि भैया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वोट हमारे नाम के हैं, हवा हमारे नाम की है, तो उस कंडीशन में वो लोग आराम से जो है विधायक बन जाएंगे और मुझे इनकी किसी की जरूरत नहीं है। अब उनको बुलाकर कह दिया जाता, किसी को कहते हैं चेयरमैन बनाएंगे, किसी को कहते हैं सरकार में एडजस्टमेंट करेंगे, किसी को कहते हैं अपनी टीम में रखेंगे, तो उस सिस्टम में 15 में से 10-12 में बिठा सकते थे। लेकिन वो प्रयास नहीं हुए। ये जरूर बात है कि उन्होंने 10 और भी बिठाए, क्योंकि टोटल 25 जो है लोगों ने बगावत के तौर पर, बगावती कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरा था। 10 तो बैठ गए, लेकिन बाकी 15 भी तो रह गए ना। अकेले चना सीट के ऊपर जो है 3 लोग कांग्रेस के बागी थे, 32 वोट से वहां पे जो है कांग्रेस हारी है। अगर 3 में से एक कैंडिडेट भी बैठ जाता तो वो कन्फर्म जो है कांग्रेस सीट जीत जाती। ऐसे ही जो सीट थी जो है अम्बाला कैंट की सीट थी, वहां पर अगर विनिबिलिटी के हिसाब दिया जाता, चित्रा सरवारा को टिकट देते तो 100% वहां पर चुनाव जीतते जो। तो यानी आपने कैंडिडेटों का सिलेक्शन गलत किया, आपने बागियों को मनाने में पूरी मेहनत नहीं की, और तीसरा आप जो है अपनी ही पार्टी के बाकी नेताओं को जो है आपने साथ में नहीं लिया। यही सारी की सारी जो है जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा की थी। इन जिम्मेदारी वो खरा नहीं उतरे। यही वजह है कि आज भूपेंद्र हुड्डा की सियासत पर भी, दीपेंद्र हुड्डा की सियासत के ऊपर भी बड़ा सा सवालिया निशान लग गया है, यानी खतरे के घेरे में आ गए हैं। तो अब करेंगे क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? क्या नेता प्रतिपक्ष तो उन्हें बनाया जाएगा? देखिए, जो कांग्रेस के हालात हैं, उन हालात के हिसाब से प्रदेश कांग्रेस में 3 बड़े चेहरे कौन थे? सबसे बड़े चेहरे हुड्डा, भूपेंद्र सिंह, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष थे वो अघोषित मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। दूसरे थे जो है उदय भान, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और तीसरे थे जो है दीपक बाबरिया, वो प्रदेश के प्रभारी थे। इन तीनों नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वे पार्टी को सत्ता में लेके आए। इन तीनों की अलग अलग भूमिका थी। हुड्डा के बारे में हमने चर्चा कर ली। हुड्डा की जिम्मेदारी था कि वो कैंडिडेट बढ़िया तलाश करें, साथ सारे नेताओं को लेकर चले और जो है बागी चेहरों को मनाएं। वो अपने उसमें फेल रहे। आगे बढ़ी थी उदय भान की, संगठन की। उदय भान की जिम्मे 2 चीजें थी। पहली चीज थी संगठन की, और दूसरा था एससी वोटरों को कांग्रेस साथ जोड़ने की, लामबंद करने की। लेकिन ना तो वो संगठन बनवा पाए और ना ही वो जो है एससी वोटरों को जो है कांग्रेस साथ लामबंद कर पाए, और खुद भी चुनाव हार गए। तीसरे थे दीपक बाबरिया, जो प्रभारी थे। उनका जिम्मा यही था कि वो सभी खेमों को साथ लेकर मेरिट के बेस के ऊपर जो है टिकटें देने हो। लेकिन सभी जानते हैं कांग्रेस में इस बार कोई मेरिट नहीं चली। मेरिट के नाम पर है सिर्फ पसंद नापसंद चली। यानी सीटिंग गेटिंग के जरिए 30 सीटें पहले जो है फिक्स कर दी गई। उसके बाद 2 बार 3 बार 4 बार है हुए जो नेताओं को टिकट देकर जो है 20 टिकटें वैसे खराब कर दी गई। और उसके बाद जो है अपनी मनमर्जी के कमजोर कैंडिडेट 20 दे दिए गए। तो इस कंडीशन में जो है दीपक बाबरिया को जहां पर नो करनी चाहिए थी प्रभारी के तौर पर, उन्होंने नो नहीं की, बल्कि हुड्डा फैमिली के आगे सरेंडर कर दिया। उन्होंने जो लिस्ट बना के दी 72 जो है सीटें हैं, टिकटें हैं, वो हुड्डा फैमिली के हिसाब से दे दी। और यही वजह रही, तीनों की वजह से ही ये पूरा कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गया और कांग्रेस जो चुनाव हार गई। अब सवाल आपने पूछा कि भूपेंद्र हुड्डा का क्या होगा। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब जो भविष्य जो वो अच्छा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरी आखिरी सियासी लड़ाई है, आखिरी सियासी लड़ाई वो हार गए हैं। और इस कंडीशन में हाईकमान ये भी सोच सकता है कि उनको नेता प्रतिपक्ष उनको ना बना जाए, और ऐसा करना भी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उनको बना के अब क्या किया जाएगा? अब मैं मानता हूँ कांग्रेस को अब पूरे सिस्टम में उनको चेंज करना चाहिए। आप देखिए कि पिछले जो है आप देखें 20 साल से 20 साल में आप देखें कि अध्यक्ष बना रहे हैं दलित को, और जो है नेता प्रतिपक्ष या सीएम है वो बन रहे हैं जाट। मैं मानता हूँ कि बस को चेंज करना चाहिए। इनको प्रदेश अध्यक्ष जो है अब की बात दलित को ना बना के किसी भी जनरल कैटेगरी को, चाहे वो जाट को बनाए, ब्राह्मण को बनाए, पंजाबी को बनाए, किसी को बनाए, वो बनाना चाहिए दूसरी बिरादरी से। और जो है नेता जो प्रतिपक्ष है वो बनाना चाहिए जो है एससी कैटेगरी से। जो है ये थोड़ा कि आपने एक पोस्ट बांध दी करके जो कि भाई आप 20 साल से एक जो है दलित आपका अध्यक्ष बना रहा है, उसके बाद अगले 5 साल के लिए फिर उसको बना दो करके जो, क्यों? और बल्कि फ़ायदा होगा कि अगर आप किसी नेता प्रतिपक्ष किसी दलित को बनाते हो या किसी नॉन जाट को बनाते हो, तो उससे क्या मैसेज आएगा कि भाई अब जो है नॉन जाट के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस के अंदर भी सिर्फ जाटों की जो है वो कमांड नहीं है, सिर्फ हुड्डा फैमिली की ही जो है उसकी मालिक नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी बाकी बिरादरियों के लिए जगह है। एक आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है। और ये दोनों चीज़ें बदलने से अगर किसी आप किसी जाट नेता को अध्यक्ष बना देते हैं, तो अगर मेहनत करेगा प्रदेश अध्यक्ष तौर पर जो है तो अपने लामबंद करेगा। और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में जब बोलेगा
नॉन जाट का हो या एससी का हो, तो उसमें फिर उसका मैसेज आएगा कि बीजेपी की नॉन जाट पॉलिटिक्स के सामने कांग्रेस ने भी नॉन जाट जो चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, उसके जरिए पूरी पार्टी का प्रति जो नजरिया कांग्रेस के प्रति वो जनता में बदलेगा और वही कांग्रेस को फायदा दे सकता है। भूपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स फिनिश हो गई है। अब वो भविष्य में जो है ना कांग्रेस को लीड कर सकते हैं, ना उनकी उम्र है, ना जाटों से बाहर उनका वोट बैंक है। अब कांग्रेस के अंदर उनकी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर मुझे लगता है कि क्वेश्चन मार्क लग गया है और अब कांग्रेस को उनकी बजाय किसी दूसरे चेहरे पर देखना होगा, दाव लगाना होगा। एक बड़ी बात है, भव्य बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला, जितने भी मतलब लालों के लाल हैं, उन लालों के लाल में दीपेंद्र हुड्डा भी एक लाल ही है। वो भी जब दुष्यंत चौटाला सांसद बने तो वो भी सांसद बने थे, तो बड़े युवा सांसद बने थे। तो अब उनकी राजनीति किस तरह चलेगी? क्या दुष्यंत चौटाला और या इन सब की तरह दीपेंद्र हुड्डा की भी वही पॉलिटिक्स हो जाएगी? अब देखिए, जो हरियाणा की पॉलिटिक्स जहाँ पर आज खड़ी है, क्योंकि आज जो है कांग्रेस के अंदर इस तरह से देखा जा रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना है। डेफिनेटली देखिए, वो लोकप्रियता की शिखर पर थे। उनके पिता ने उनको स्टार प्रचारक बनाकर पूरे हरियाणा में एज ए सीएम कैंडिडेट के तौर पर उनको घुमाने का काम किया। पब्लिक ने उनको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एक्सेप्ट किया जाटों ने। अब सवाल उठता है कि गैर जाटों के नेता दीपेंद्र हुड्डा बने या नहीं बने। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, नॉन जाट के नेता अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो यानी आप देखिए, अगर आप सिंपल देखेंगे कि किलोई हल्के के अंदर जो है, जो बीजेपी की कैंडिडेट थी जो है मंजू हुड्डा, उससे कमज़ोर कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी वो 38,000 वोट लेगी। 38,000 वोट मायने रखता है। तो 38,000 वोट ये लगा लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पड़े। खिलाफत को सारे नॉन जाट हैं, उसमें से आपको 90% नॉन जाट मिलेंगे। जो हो यानी कि है कि नॉन जाट में जो भूपेंद्र हुड्डा परिवार की पकड़ नहीं है, ना भूपेंद्र हुड्डा की ना दीपेंद्र हुड्डा की। और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। अगले चुनाव में अब की बार तो 3.25 लाख वोटों चुनाव जीतते हैं लोकसभा का, अगली बार उनके लिए अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए उनको जो है लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि अब की बार जो पीक का माहौल था 2029 में क्या होगा कि नया परिस्मन होगा, नए हल्के होंगे। अब बीजेपी पिछली बार तो एक कोसली था, अब यार बीजेपी कुछ ऐसा और भी जोड़ सकती है जो उनके लिए और भी भारी समस्या खड़ी कर दे जाए। बिल्कुल। यानी कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी जो है अब समस्याएं नई पैदा होंगी, बड़ी चुनौतियां पैदा होंगी और उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा। अब उन्हें अब नए सिरे से अपनी पॉलिटिक्स को शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी बात है। जिस तरह का आकलन किया गया है, जिस तरह का विश्लेषण आपने सुना कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या करेंगे और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौतियां अब आने वाली हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए क्या चुनौतियां आने वाली हैं। बहुत सारे बदलाव कांग्रेस को शायद यहाँ पे करने होंगे, जब जा कर के वो हरियाणा में एटलीस्ट वो रह सकते हैं। लेकिन बड़ी बात है, जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह से जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स के बीच जो है सारा मामला चला और धरातल के मुद्दे जो है कहीं ना कहीं कम नज़र आए और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा मात खा गए, समझ नहीं पाए लोगों का मूड और आज इसीलिए वो सत्ता से बाहर हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमबैक करेंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जो मुख्यमंत्री की लड़ाई थी किस तरह से उस लड़ाई को लड़ेंगे और क्या कुछ रहने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।